अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इसराइल की जानिब से अल हिलाली अरब अस्पताल के अहाते में बमबारी के नतीजे में 500 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि इसराइली तैयारों ने अस्पताल को निशाना बनाया, जिसमें तिब्बी अमला, मरीज और पनाह लिए हुए आम शहरी शहीद हुए। अस्पताल पर हमले के बाद मंजर-ए-आम पर आने वाली तस्वीर में बड़े पैमाने पर आग, तबाही और ज़मीन पर बिखरे इंसानी अज़ा नजर आए। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास ने हमले पर 3 रोज़ा सोग मनाने का ऐलान किया। इसराइल की जानिब से गाज़ा पर फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में 7 अक्टूबर से अब तक 3000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 6 खलीजी ममालिक ने गाज़ा के बमबारी ज़दा मुतासरीन के लिए मुश्तरका तौर पर 100 मिलियन की फौरी इमदाद गाज़ा भिजवाने का फैसला किया है। यह फैसला खलीजी ममालिक के मस्कत में बुलाए गए इजलास के दौरान किया गया। खलीजी वज़राए ख़ारजा ने इस अमर पर इत्तेफाक किया कि गाज़ा की सूरत हाल के पेश नज़र फौरी रिलीफ ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए सब $100 मिलियन देने का वादा करते हैं। ख्याल रहे कि खलीज ममालिक में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। इन मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने अल अहली अस्पताल गाज़ा पर इसराइली हमले के बाद इजलास में इमदादी रकम का ऐलान किया। मंगल की रात गाज़ा के इस अस्पताल पर इसराइल ने टारगेटेड हमला किया था, जिसके बाद अरब दुनिया में बतौर खास और बाकी दुनिया में बिलुमूम सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इसराइल हमास जंग में गाज़ा पट्टी के अस्पताल पर हमले में मारे गए लोगों के लिए ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की दुआ की है। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गाज़ा के अल अहली अस्पताल में लोगों के अलमनाक नुकसान से गहरा सदमा लगा। मुतासरा के खानदान के तई हमारी दिली ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाब होने के लिए दुआ। मोदी ने यह भी कहा कि दोनों फरीक के दरमियान जारी तनाज़े में शहरियों के जानी नुकसान होने की संगीन तशवीश मुसलसिल फिक्र का मौजू है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात उम्रा और गुरबा के दरमियान हो रहे हैं। मुल्क में कांग्रेस की बस यात्रा के आगाज से कबल मुनक़दा जलसे आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि साल 2004 में कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना की तश्कील का वादा किया था। इस वादे को कांग्रेस ने इस तरह सच कर दिखाया, इसे सारी दुनिया जानती है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर कोई भी सियासी जमात नुकसान करने वाले फैसले नहीं करती, लेकिन कांग्रेस ने मुत्तहिदा रियासत की तकसीम से मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में सियासी नुकसान होने का अंदाज़ा करते हुए तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई थी। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी कुर्बानी है। उन्होंने कहा कि रियासत के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अवाम से कई वादे किए थे, जिन्हें पूरा नहीं किया गया। इस जलसे आम से कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी ने भी खिताब किया।
आपके सामने आपके चीफ मिनिस्टर ने भी वायदे किए हैं। మీ ముందు ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి కూడా చాలా చాలా మాటలు మాట్లాడిండు, మరి చాలా చాలా హామీలు ఇచ్చిండు। दलितों और आदिवासियों को उन्होंने जमीन देने का वायदा किया था। ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దళితులకి గిరిజనులకి 3 ఎకరాల వ్యవసాయ పొలం ఇస్తా అని చెప్పి పదే పదే హామీ ఇచ్చి మోసం చేసిండు। उन्होंने कहा था कि हर परिवार को वो 3 एकड़ जमीन देंगे। ప్రతి కుటుంబానికి 3 ఎకరాలు వ్యవసాయ పొలం ఇస్తా అని చెప్పి కేసీఆర్ చెప్పిండు। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर ने क्या आपको जमीन दी? మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా, మీలో ఎంత మందికి ఈ 3 ఎకరాల వ్యవసాయ పొలం వచ్చిందా? उन्होंने रोजगार का वायदा किया, क्या उन्होंने आपको रोजगार दिया? ఆయన అందరికీ ఉద్యోగాలు ఇస్తాను హామీ ఇచ్చిండు, ఉద్యోగాలు వచ్చినాయా? उन्होंने साफ सरकार चलाने की बात की थी, क्या उन्होंने भ्रष्टाचार किया? నీతివంతమైన ప్రభుత్వం నడిపిస్తాని చెప్పి అవినీతి పరుడైండు, ఇతను అవినీతి చేసిండా లేడా? कलेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ रुपए उन्होंने आपके जेब में से लिए। కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు మీ జేబుల నుంచి కేసీఆర్ దొంగలించిండు। धरनी पोर्टल स्कैम में उन्होंने आपकी जमीन आपसे छीनी। ధరణి పోర్టల్ స్కామ్ లో మీ భూముల మీద నుంచి లాక్కున్నాడు। घर बनाने का वायदा किया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों के लिए उन्होंने घर बनाए? డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిస్తాడు, ఎంత మందికి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టించిండు? कर्जा माफी का वायदा किया था, कहा था कि 1 लाख रुपए तक कर्जा माफ करेंगे, किसका कर्जा माफ किया? आज जैसे हम यहाँ उतरे तो हम रमप्पा मंदिर पे गए और मैं आपको दिल से बताना चाहती हूँ कि इतना सुंदर मंदिर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। ఇక్కడ మేము రాగానే రామప్ప మందిరం పోయినాం, చాలా అద్భుతమైన చాలా సుందరమైన మందిరం అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను। ये धरती एक पवित्र धरती है। यहाँ के शहीदों ने तेलंगाना के लिए बड़े बड़े बलिदान दिए। ఇది చాలా పుణ్యభూమి, ఇక్కడ చాలా మంది తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం వారి జీవితాలు త్యాగం చేసుకున్నారు। न्याय प्रिय लोगों की धरती है, ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ న్యాయం కోరుతున్నారు। वीरों की धरती है। ఇది వీరుల భూమి। ఇది वीर श्रीकांताचार्य जी को मेरा नमन। శ్రీకాంతాచారి నేను తెలంగాణ అమరవీరుని ఈరోజు తలుచుకుంటున్నాను। इन सब योद्धाओं ने आपके लिए एक बहुत बड़ा सपना देखा था। మీరందరూ కూడా ఒక పెద్ద తెలంగాణ ఒక పెద్ద స్వప్నం చూసిండ్రు। ये सपना विकास का सपना था, रोजगार का सपना था और सामाजिक न्याय का सपना था। ఈ స్వప్నం ఈ కళ ప్రగతి గురించి, ఉద్యోగాల గురించి, సామాజిక న్యాయం గురించి మీ స్వప్నం ఉండింది। आपने इस सपने पे भरोसा किया। आपने भरोसा किया पिछले चुनाव में कि बीआरएस आपका सपना साकार करेगी और आपको अपने प्रदेश में रोजगार मिलेंगे, एक मजबूत भविष्य मिलेगा और एक सामाजिक समानता मिलेगी जिससे आप सबका विकास इकट्ठे हो पाए। మీ కళలు నిజమైతే అనుకొని సామాజిక న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి మీరందరూ గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఎన్నికలు నమ్మారు। आपकी उम्मीद थी कि किसानों को मजबूत बनाया जाएगा, आत्महत्याएं बंद होंगी, कि आपके जो बच्चे हैं उनका भविष्य अच्छा होगा और नौकरी करके आप अपने परिवार को मजबूत बना पाएंगे। మీ నమ్మకం మీ విశ్వాసం ఏముండదంటే सीनियर कांग्रेस लीडर के जाना रेड्डी ने कहा कि आइंदा वहां मुनक्किद होने वाले असम्बली इंतखाबात में अगर पार्टी कामयाब हो जाती है
तो उन्हें चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के ओहदे की पेशकश की जा सकती है। साबिक वजीर ने मजीद रिमार्क किया कि वो चीफ मिनिस्टर के ओहदे की दौड़ में तो नहीं है, लेकिन उन्हें इस ओहदे की पेशकश की जा सकती है। जनार्दन रेड्डी जो इंतखाबात में मुकाबला नहीं कर रहे हैं। मंगल की शब ये रिमार्क भारत राष्ट्र समिति के कायदीन के एक ग्रुप के साथ तबादला ख्याल के दौरान किए, जिन्होंने हक असेंबली नागार्जुना सागर में कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली है, जहां से उनके फर्जन के जयवीर रेड्डी कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। उन तमाम बरसों के दौरान अपनी तायद के लिए जिले नलगोंडा की आवाम से इजहार तशक्कुर करते हुए 77 साल लीडर ने दावा किया कि अवाम की ख्वाहिश है कि वो उन्हें एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखें। వాస్తవాలు కొన్ని ఒకటి రెండు మీ దృష్టికి తెచ్చి మీరు ఆశించిన విధంగా మీ సమస్యలను పరిష్కరించి మీ ఆత్మాభిమానాన్ని నిలబెట్టడమే నా కర్తవ్యం. ఇవాళ నేను ఏ హోదాలో ఉన్నా మీరు ఆశించిన విధంగా ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నట్టే లెక్క. ఈరోజు మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతటా లేక ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా నన్ను గౌరవిస్తున్న తీరు లేక ముఖ్యమంత్రి కావాలని వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉపముతుంది. కానీ నేను ఏది ఆశించకుండానే అనేక పదవులు నిర్వహించు. అది కూడా ఎప్పుడు వస్తుందో హఠాత్తుగా ఏ విధంగా మీకు తెలవకుండానే, నాకు తెలవకుండానే మీరందరూ వచ్చినట్టుగా ఆ పరిస్థితి అయినా మొత్తం దేశం చెప్పాలంటే చాలా కష్టం. ఇప్పుడు మీరు అలసిపోయి ఉన్నారు. ఏమైనా రెండు మూడు విషయాలే మీకు పోతున్నాయి. हक असेंबली मिचल के साबिक रुकन और हुक्मरान बीआरएस पार्टी के लीडर एम सुधीर रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। टीपीसीसी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने प्रतापसी नगर में वाक़ सुधीर रेड्डी के मकान पहुंचकर उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर कांग्रेस में शामिल कर लिया। बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि सुधीर रेड्डी ने एक बड़ा फैसला लिया और वो उनकी कांग्रेस में शमूलियत का दिल से खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि हल्के मिचल के अवाम सख्त मेहनत करते हुए उन्हें गली से दिल्ली पहुंचाएंगे। उन्होंने वजीर लेबर CH मल्ला रेड्डी और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के नामों का हवाला दिए बगैर इल्जाम आयद किया कि हुक्मरान पार्टी में एक ऐसे लीडर हैं जो दूध फरोख्त करते हैं और दूसरे लीडर सीटें फरोख्त क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि मिचल के अवाम ने यानी उन्हें एक रुकने पार्लियामेंट के तौर पर मुंतखब किया। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि हल्के लोकसभा मलकाजगिरी के तमाम 7 असेंबली हलकों में कांग्रेस का परचम लहराएगा। మన జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ జగన్మోహన్ గారు కూడా బయటికి రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. ఇప్పుడు రామోహన్ రాములు గారు వేదిక నుంచి వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీలో కలవాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. ఇప్పుడు మన ముఖ్య నాయకులు కార్పొరేటర్ నియారిక గారిని రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. నియారిక కార్పొరేటర్ बीआरएस के रुकन असेंबली राठौर बापूराव के खिलाफ धोखाधड़ी का एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रुकन असेंबली के खिलाफ एक कार्रवाई उस वक्त की गई जब उन्होंने एक दिन कबल यानी मंगल को पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शामिल होने का इरादा जाहिर किया था। बताया गया कि अराजी तनाजे से मुतालिक एक मामले में आदिलाबाद की वन टाउन पुलिस ने रुकन असेंबली राठौर बापूराव के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया गया कि अदालत की हिदायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। साल 2012 में 2 मकानात की अराजी को 2 मरतबा फरोख्त करने का रुकन असेंबली बापूराव पर इल्ज़ाम आयद करते हुए हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने अदालत से रुजू किया था। अदालत की हिदायत पर रुकन असेंबली के अलावा सुदर्शन नामी एक और शख्स के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
चीफ मिनिस्टर और सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस की जानिब से तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के दावों के दरमियान आज कहा कि तेलंगाना किसी की मेहरबानी से नहीं बना है, इसमें बहुत से लोगों की कुर्बानियां शामिल हैं। तेलंगाना के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए मरण ब्रत शुरू किया था, जिस पर उस वक्त की कांग्रेस ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत ने तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया था। महबूबनगर जिले के जचरला में बीआरएस के अवामी जलसे से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के लिए एक तवील जद्दोजहद करनी पड़ी। कांग्रेस पार्टी ने इब्तिदा में तेलंगाना की तश्कील का ऐलान करते हुए आंध्राई क़यादत के एहतजाज और दबाव में आकर अपने ऐलान से वापस हो गई थी। ताहम उनकी मुसलसिल जद्दोजहद और रियासत के तमाम तबक़ात की मुत्तहिदा तहरीक की वजह से तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाया गया। మహబూబ్ నగర్ చరిత్రలో ఒక కీర్తి శాశ్వతంగా ఉంటది। 15 ఏళ్లు పోరాటం చేసినప్పటికీ నేను మహబూబ్ నగర్ ఎంపీగా ఉంటూనే తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన విషయం కూడా చిరస్థాయిగా మహబూబ్ నగర్ ఆ కీర్తి ఉండదని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా। ఒకనాడు జయశంకర్ గారు నేను నారాయణపేట ప్రాంతం పోయి హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి ఆ నవాపేట ఉన్న చిన్న అడవి కూడా మహబూబ్ నగర్ వస్తా ఉన్నాం। అమ్మవారి గుడి ఉంది కదా అక్కడ, ఆ పక్కన వస్తా ఉన్నాం। ఇక్కడ ఒక చిన్న అడవి ఉంది, ఆ అడవి లైట్లలో కనబడే చెట్లు చూసి మేము అనుకున్నాం మనుషులు కాదు, చివరికి మహబూబ్ నగర్ లో అడవి కూడా బక్కబడిపోయింది, సన్నగా ఉన్నాయి చెట్లు అని చెప్పి చూసుకుంటూ బాధపడకుండా వచ్చినాం। ఒక గోస కాదు మహబూబ్ నగర్ది, అనేక సందర్భాలలో కళ్ళకు నీళ్ళు వచ్చి నిన్ను అడిగడ్డ పోయినాడు కూడా అక్కడ ఏడిసిన ఒక ఊర్లో। అటనే మహబూబ్ నగర్ లో గంజి కేంద్రాలు పెడుతుంటే, అంబలి కేంద్రాలు పెడుతుంటే గుండెలు అలిసేలాగా మాకు బాధ కలిగేది। ఏం దుర్గతి, కృష్ణానది పక్క నుంచే పారుతున్న అవకాశాలు ఉన్నా కూడా ముఖ్యమంత్రులు రావడం, దత్తత తీసుకోవడం, నాటకాలు ఆడడం, శిలాఫలకాలు వేయడం తప్ప ఏ बीआरएस के कारगुजार सदर व वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में अगर उनकी पार्टी को दोबारा मुंतखब किया जाता है तो ऐसी सूरत में तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए हर साल सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे और एक जॉब कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। बेरोजगार नौजवानों के सरकारी मुलाजिमतों के ख्वाबों की तकबीर का वादा करते हुए केटीआर ने कहा कि गुज़िश्ता 9.5 साल के दौरान रियासती हुकूमत ने 2,30,000 सरकारी जायदादों को पुर करने के इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि पहले ही 1,30,000 जायदादें पुर की जा चुकी हैं और बाकी जायदादों पर बहुत जल्द तकर्रुरात होंगे। करीमनगर टाउन में 4 शुम्बे को अवामी आशीर्वाद सभा में हिस्सा लेते हुए केटीआर ने हैदराबाद में हाल ही में प्रवलिका की मौत पर भी इजहार ख्याल किया और अपोजिशन जमातों पर तनकीद की जो इस मसले को सियासी रंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि इस लड़की ने एक नौजवान की हरासानी की वजह से ये इंतहाई इकदाम किया, लेकिन अपोजिशन जमातें अपने सियासी फायदों के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे भाई बहन हैं, अब तमाम भाइयों से बहनों से भी गुजारिश है, मैं एक ही चीज आपसे कहना चाहता हूँ, पिछले 9.5 साल में आज तेलंगाना में एक अमन और भाईचारा आज देखने को मिल रहा है। एक खुशहाली है हमारे घरों में, हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छे तालीम दिया जा रहा है। आज 206 स्कूल हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम बच्चों के वास्ते, क्रिश्चियन बच्चों के वास्ते 206 स्कूल खोले गए, जिसमें 75,000 से ज्यादा बच्चियों को और बच्चों को आज अच्छे से अच्छा तालीम दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि हमारे बच्चों को दुनिया से लड़ने की ताकत, दुनिया से लड़ने की काबिलियत उनमें देने के लिए, उनमें लाने के लिए आज केसीआर साहब कोशिश कर रहे हैं। केसीआर साहब ऐसे लीडर हैं जो किसी एक जमात के या किसी एक तबके के लीडर नहीं है। केसीआर पूरे तेलंगाना के हर दिल अजीज है। केसीआर साहब आज हर तेलंगाना के जो शख्स है, हर तेलंगाना के जो आदमी है, उनका लीडर है। चाहे कोई भी मजहब का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, हर किसी का लीडर केसीआर है। मैं आप तमाम भाइयों से एक ही चीज पूछना चाहता हूं, पिछले 9.5 सालों में कभी हमने मजहब के नाम पे सियासत किया क्या? आज चंद लोग यहां बात करते हैं कि आप हमें वोट दे, बीजेपी और बीआरएस मिलके हैं। मैं आप तमाम भाइयों से एक ही चीज पूछता हूं, अगर बीजेपी और बीआरएस मिलके थे, क्या आज 13,000 करोड़ के साथ माइनॉरिटी वेलफेयर केसीआर साहब करते आपके लिए? జరిగిన నష్టాన్ని
కూర్చోలేము. కాకపోతే వాళ్ళు పిల్లగాన్ని పట్టుకోవడం, శిక్షించడం, ఇంకొక ఉద్యోగం ఇప్పించడం, కుటుంబానికి కొంత సాయం చేయడం ఇదంతా చేస్తాం. భయపడదు అమ్మ, భయపడదు, ధైర్యం భయపడకుండా ప్రణయ్ కుమార్ ప్రవళిక వాళ్ళ బ్రదర్ని. ఈరోజు మేము విలేజ్ నుంచి అన్నగారిని కేటీఆర్ గారిని కలవడానికి ఇక్కడికి వచ్చాం. అన్నకు జరిగిన విషయం అంతా చెప్పాను, అంటే ఏం జరిగింది, అక్కకు ఎలా అయింది అని చెప్పేసి. అన్న కూడా చాలా అనుకున్నారంట, పోలీసు గారు, డీజీపీ గారు మా అన్ని చెప్పారు. కేటీఆర్ అన్న కూడా డీజీపీ గారు మాట్లాడారు, న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి జరిగిన విషయం అనేది తెలుసుకున్నారు. ఎప్పుడైతే అన్యాయం చేసిందో, అక్సిడెంట్ చేసిందో వానికి శిక్ష పడేలా చేస్తామని చెప్పారు. గవర్నమెంట్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తాం. అన్న కూడా ఎప్పటికీ మాకు అండగా ఉంటామని చెప్పాడు. ఏం జరిగినా కానీ మనకు శిక్ష పడాలి. बीआरएस की रुकने काउंसिल के कविता ने कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के लीडर राहुल गांधी का इलेक्शन गांधी के तौर पर तकाबुल किया और कहा कि वो एक टूरिस्ट की तरह तेलंगाना आए हैं और अंकापुर के चिकन के जायके का मजा लेने के लिए तेलंगाना को आया करते हैं और फिर वापस हो जाया करते हैं। बोधन में मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि रियासत में 6 रोज़ा बस यात्रा करने वाले राहुल गांधी से उन्होंने ख्वाहिश की कि वो अपने पुरस्रार अल्फाज के जरिए अवाम के दरमियान इख्तलाफात पैदा ना करें। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दुख्तर कविता ये मालूम करने की ख्वाहिश थी कि राहुल गांधी तेलंगाना को क्यों आ रहे हैं। उन्होंने इल्जाम किया कि कांग्रेस ने अपने दौर इख्तियार में रियासत, उसके किसानों या फिर तुलबा के लिए कुछ भी नहीं किया और वो तेलंगाना की तरक्की की हिस्सेदार भी नहीं है। मरकजी वजीर सयाहत और तेलंगाना में बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने 4 शुंबे को जनसेना के सरबराह पवन कल्याण से मुलाकात की और तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात में मुश्तरका मुकाबले के इम्कान का जायजा लिया, जहां 30 नवंबर को रायदही होने वाली है। 4 शुंबे को जनसेना पार्टी के ऑफिस में मुलाकात के दौरान दोनों जमातों के दरमियान वसीतर इश्तराक पर बातचीत हुई। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सदर और रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण ने भी इस बातचीत में हिस्सा लिया। बातचीत के दौरान जनसेना के एनडीए से इत्तेहाद की बरकरारी पर तवज्जो मरकूज की गई। पवन कल्याण ने अपनी पार्टी के कायदीन के जज्बात से बीजेपी के नुमाइंदों को वाकिफ करवाया। 2014 के इंतखाबात में जनसेना ने तेलुगुदेशम और बीजेपी की तायद की थी। बीजेपी की आला क़यादत के मशवरे पर जनसेना ने जीएचएमसी के इंतखाबात से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। जनसेना के कायदीन का एहसास है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में कम से कम 30 सीटों पर मुकाबला किया जा सकता है। बीजेपी और जनसेना के मुश्तरका मुकाबले पर एक वाज़ेह फैसला मुमकिन है कि आइंदा 1 या 2 दिन में लिया जा सकता है। तेलंगाना में जनसेना के कायदीन ने पार्टी सदर पवन कल्याण से 30 नवंबर को तेलंगाना असेंबली के मुनक़्क़िद इंतखाब में मुकाबले की अपील की। पवन कल्याण ने मंगल की शब हैदराबाद में जनसेना तेलंगाना के रियासती दफ्तर पर अपने पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। 4 शुंबे को जारी करदा पार्टी के एक बयान में कहा गया कि इजलास के दौरान पवन कल्याण ने असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों पर तबादला ख्याल किया। जनसेना के कायदीन ने 2018 के इंतखाबात में मुकाबले पर इसरार नहीं किया था। बीजेपी कायदीन से इत्तेहाद का एहतराम करते हुए जनसेना जीएचएमसी के इंतखाबात में भी मुकाबला नहीं की थी, लेकिन इस मरतबा जनसेना के कायदीन ने तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात में मुकाबले के लिए अपनी आवाज़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर बुलंद की है। बीजेपी आलाकमान जुनूबी हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटका में इख्तिदार चले जाने के बाद तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस सिलसिले में जारिया माह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत का 2 मरतबा दौरा किया। उनके अलावा मरकजी वज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल ने दौरा करते हुए जलसे आम को मुखातिब किया। अब तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम में तेजी लाने के लिए 20 अक्टूबर को मरकजी वजीर स्मृति ईरानी, 27 अक्टूबर को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और 28 अक्टूबर को आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, 31 अक्टूबर को यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ तेलंगाना के अजला का दौरा करेंगे और इंतखाबी जलसे आम को मुखातिब करेंगे। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व कमिश्नर जीएचएमसी रोनाल्ड रोज ने आज शहर के बंजारा भवन में
हैदराबाद जिले के इलेक्शन ऑफिसर्स के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में 15 रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स और स्पेशल ऑफिसर्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रोनाल्ड रोज ने इलेक्शन ऑफिसर्स को इंतखाबात से मुताल्लिक फराइज, ड्यूटी की अंजामदही के कवायद और दीगर उमूर से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद जिले में 35,000 इलेक्शन अमले को तैनात किया जाएगा। 3,986 पोलिंग सेंटर्स जिले हैदराबाद में कायम किए गए हैं। उन्होंने इलेक्शन ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि वो किसी भी किस्म के दबाव में ना आए। इलेक्शन की ड्यूटी अंजाम देने वाले हर मुलाजिम को मरकजी इलेक्शन कमीशन के तैयार करदा कवायद पर सख्ती के साथ अमल करने की जरूरत है। टप्पा चबूतरा पुलिस ने तलाशी के दौरान एक वॉल्वो कार से 20 लाख रुपए की नकद रकम बरामद की है। यह रकम पुराने पुल के पास तलाशी के दौरान जब्त की गई है। पुलिस ने ड्राइवर महबूब अली को भी गिरफ्तार कर लिया। टप्पा चबूतरा पुलिस के जानिब से नेहरू स्कूल के पास जब व्हीकल चेकिंग करा जा रही थी तो पुराना पुल साइड से एक व्हीकल आ गई थी, वोल्वो व्हीकल PA09 FD 0309। ये इंटरसेप्ट करके व्हीकल को चेक कर रहे तो इसमें 20 लाख अमाउंट मिला सो है। इसका ड्राइवर का नाम महबूब अली है। तो ये जो अमाउंट मिला इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक करके विड्रॉ करे, कहाँ से ड्रा करे करके इस पे रिटर्निंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करके फर्दर एक्शन ले लेते हैं। सर छोड़ना नहीं था रिटर्निंग ऑफिसर। एक खातून ने इंसाफ ना करने का इल्जाम आयद करते हुए पुलिस स्टेशन को ही खुफर डाल दिया। चौंका देने वाला यह वाकया रियासत आंध्र प्रदेश के जिले विशाखापट्टनम के पिंदुर्ती में मंगल की रात पेश आया। मुतासिरा खातून गौतमी ने बताया कि कृष्णापुरम में उसने एक अपार्टमेंट में फ्लैट 15 लाख रुपए में खरीदा था। 5 लाख रुपए एडवांस अदा किए और कुछ अक़सात भी अदा की गई। इस असना में बिल्डर ने वहां पहुंचकर दावा किया कि खातून ने उसे कोई रकम नहीं दी और बिल्डर ने फ्लैट से खातून का सामान निकालकर बाहर फेंक दिया, जिस पर इंसाफ का मुतालबा करते हुए खातून पिंदुर्ती पुलिस स्टेशन से रुजू हुई और शिकायत की। करीब एक हफ्ते पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने के बावजूद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, जिस पर मुलाजिम ने पुलिस के खिलाफ लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए गौतमी ने घर से खुफर लाकर पुलिस स्टेशन को ही खुफर डाल दिया। बेंगलुरु में 4 मई को एक कसीर मंजिला इमारत में आग लग गई। मालूमात के मुताबिक हादसा बेंगलुरु के पौश इलाके कोरामंगला में पेश आया। इमारत की 4थी मंजिल पर वाक़े पब में आग लगी। अपनी जान बचाने के लिए एक शख्स ने इमारत की 4थी मंजिल से छलांग लगा दी। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। फुटेज में देखा जा सकता है कि इमारत में लगने वाली आग के दरमियान उसकी ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा धमाका हुआ, जो मुबैना तौर पर LPG सिलेंडर फटने से हुआ। इस दौरान 4 मंजिला इमारत की छत के कोने पर एक शख्स को देखा जा सकता है। वो शख्स आग को देखता है और फिर नीचे की तरफ देखता है। इसके फौरन बाद छलांग लगा देता है। इमारत से छलांग लगाने वाले शख्स के साथ एक और शख्स जख्मी हुआ। दोनों को प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया है। फायर ब्रिगेड की करीब 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के जाली बर्थ सर्टिफिकेट केस में अदालत ने आजम खान, उनकी अहलिया तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को मुजरिम करार देते हुए तीनों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई। ये फैसला रामपुर की खुसूसी MP MLA कोर्ट ने दिया। अब्दुल्ला पर पहले बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद पर पासपोर्ट हासिल करने और गैर मुल्की दौरे करने और दूसरे सर्टिफिकेट को सरकारी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। इसके अलावा उन पर उसे जौहर यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।